नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई विष्णु। और आज हम एक विशेष टॉपिक की ओर चर्चा करने वाले हैं, जो भी ICAR वैकेंसी के रिगार्डिंग पीरियडिक टेबल। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं पीरियडिक टेबल से शुरुआत करता हूँ कि मैं सबसे पहले एक आपको थोड़ी छोटी सी कहानी है वो सुनाता हूँ कि आप एक कल्पना कीजिए कि आप एक जंगल में किसी खजाने की खोज में घूम रहे हैं, बट आपके पास उस खजाने तक पहुँचने की कोई चाबी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, और उसी टाइम आपको उस खजाने तक के नक्शे के कुछ टुकड़े मिल जाए, तो आप उन टुकड़ों को जोड़कर आसानी से उस खजाने तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सही है ना ये बात? किसी को कोई डाउट? पहुंच सकते हैं। तो अब हम पीरियडिक टेबल की ओर आते हैं और दूसरे अन्य एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आपने दुकान में देखा होगा कि जो साबुन है नहाने के, कपड़े धोने के एवं बर्तन मांजने के साबुन अलग अलग पंक्तियों में होते हैं। तो उसी तरह आवर्त सारणी में 118 तत्व मौजूद है। उन 118 तत्वों का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने प्रयास किया। तो उनमें से सबसे पहले हम बारी बारी से उन सभी साइंटिस्टों का अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि एक जर्मन वैज्ञानिक थे, डावी राइनर। फर्स्ट बात कर लेते हैं डावी राइनर। तो डावी राइनर एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1817 में अव्यवस्थित सारणी को यानी कि तत्वों का अध्ययन करने के लिए उन्होंने व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। तो उन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। तो उन्होंने सबसे पहले अपना प्रयोग बताया कि जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो उन्होंने तीन तत्वों के कुछ त्रिक बनाए थे और उन्होंने बताया कि जब इन तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो मध्य वाले तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का एवरेज होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल के लिए हम इनके एक त्रिक की बात कर लेते हैं, लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम। तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 6.9 अप्रॉक्सीमेट, और सोडियम को होता है 23, और पोटेशियम को होता है 39। अब हम इनके एवरेज की बात कर लेते हैं। तो 6.9 प्लस 39, तो ये हो गया 45.9 अप्रॉक्सीमेट। मैंने अप्रॉक्स बोला है, न कि फिक्स है, यानी कि ये हो गया करीब 22 पॉइंट कुछ 9, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 23 हो गया। ये था उनका डावे राइनर का ट्रिक। अब दूसरे वैज्ञानिक थे, फर्स्ट हमारा हो गया, सेकंड थे न्यू लैंड्स, जिन्होंने 1866 में प्रथम अपना प्रयोग दिया था। यानी कि इनका कौन सा था? दूसरा। प्रथम हो गया था डावे राइनर का, दूसरा था न्यूलैंड्स का। तो दूसरा दिया था उन्होंने। तो उन्होंने जब ये मॉडल प्रस्तुत किया था, उस समय प्रकृति में 56 तत्व
विद्वान थे। 56 तत्व विद्वान थे। इन 56 तत्वों के समान गुणधर्म रखने वाले तत्वों का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए उन्होंने भी इनको व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। तो उन्होंने अष्टक नियम बनाया। उन्होंने बताया कि पहले समान गुणधर्म वाले यानी पहले तत्व के गुणधर्म प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म से मिलते हैं, यानी कि एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणधर्म वाले तत्व की पुनरावृत्ति होती है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी और फिर से सा ही आएगा। अतः एक निश्चित अंतराल के बाद यानी कि पहले तत्व के गुणधर्म वाले 8वें तत्व के गुणधर्म सेम होते हैं। ये था भैया न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम इसकी कुछ कमियां थी। यह कैल्शियम तक ही वैलिड था। और उन्होंने ये भी कल्पना की थी कि प्रकृति में 56 तत्वों के अलावा अन्य तत्व नहीं आएंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। प्रकृति में वर्तमान में 118 तत्व मौजूद है और उनके लिए ये मॉडल प्रस्तुत नहीं हो पाया, यानी कि ये हो गया मॉडल फेल। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं मेंडलीफ आते हैं। ये भी एक जर्मन साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने बताया कि तत्वों के भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान, या हम इसको भार बोल सकते हैं, दोनों सेम है। परमाणु भार के आवृत्ति फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान एवं परमाणु भार के आवृत्ति फलन होते। ये था मेंडलीफ, एक जो जर्मन साइंटिस्ट थे, उनका ये नियम था। तो उन्होंने आवर्त सारणी में जो कि ऊर्ध्वाधर पंक्तियां है, ये थी ऊर्ध्वाधर, उनको इन्होंने बोला वर्ग या समूह। और ये वाली लाइन थी क्षैतिज, इनको बोला उन्होंने आवर्त। तो उन्होंने अपने प्रयोग को सिद्ध करने के लिए कुछ ताश के पत्ते लिए थे और उन्होंने समान गुणधर्म रखने वाले तत्वों को, यानी कि समान गुणधर्म रखने वाले तत्वों का गुणधर्म उन पत्तों में लिखा और उन्होंने उनके परमाणु द्रव्यमान, यानी कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, यानी कि आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। तो उन्होंने पाया कि एक निश्चित अंतराल के बाद इन तत्वों की पुनरावृत्ति यानी समान गुणधर्म वाले तत्व मिलते हैं। ये था न्यूलैंड्स, जो कि जर्मनी के साइंटिस्ट थे, उनका प्रयोग, जो कि आप अव्यवस्थित सारणी को व्यवस्थित करने का था। लास्ट में आता है हेनरी मोज़ले, जिन्होंने 1913 में आवर्त सारणी को व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। अकॉर्डिंग तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ये था हेनरी मोज़ले।
और हम कह सकते हैं कि वर्तमान में जो आवर्त सारणी हम पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल जो कि 118 तत्वों की है उनको पढ़ते हैं, तो ये नियम, ये आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। वर्तमान सारणी किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। किस पर आधारित है बच्चों? परमाणु क्रमांक पर आधारित। अब हम आधुनिक आवर्त सारणी की कुछ विशेषता की बात कर लेते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह या वर्ग है एवं 7 आवर्त है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह है? 18। कितने समूह है? 18। कितने समूह है? 18। और आवर्त कितने हैं? 7। यानी कि ये मोस्ट, अधिकतर इनमें कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं ये क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन है, इनको आपको विशेष रूप से याद रखना ही है। अब हम इसकी कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो आवर्त सारणी, आवर्त सारणी को 4 सेक्शन यानी कि में वर्गीकृत किया गया है। ये 4 सेक्शन है, एस, पी, डी, एफ। एस में कौन कौन से वर्ग आते हैं? एस में आता है 1 एवं 2। पी में आता है 13 से 18। डी में आता है 3 से 12। और एफ में एक्टिनॉइड व लेंथेनॉइड, ये श्रेणी आती है। तो अब हम इसकी कुछ क्वालिफिकेशंस यानी कि जो कि इनके गुणधर्म होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो आवर्त सारणी में जैसे कि ये ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ है और ये क्षैतिज पंक्तियाँ है। यदि हम बाईं ओर बढ़ते हैं तो परमाणु त्रिज्या, क्या? एटॉमिक रेडियस, ATOMIC RERADIOUS, यानी कि ये क्या होती है भैया? घटती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। और इसका डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ये इसका नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है। जैसे जैसे ये बाईं ओर बढ़ेगा तो इसका आकार बढ़ता जाएगा, इसका आकार बढ़ेगा तो इनके मध्य की दूरी घटेगी, यानी कि ये परमाणु त्रिज्या घटती है। अब हम इसके धात्विक गुणधर्म की बात कर लेते हैं। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, यानी कि यहाँ से इधर की तरफ चलते हैं हम, तो इसके गुणधर्म, धात्विक गुणधर्म घटते हैं। इसलिए सभी धातुओं को आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया है। नेगेटिविटी की बात कर लेते हैं, यानी कि विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता की बात कर लेते हैं। तो आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है। इसलिए फ्लोरीन की सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी को, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को आवर्त तत्व माना जाता है, क्योंकि किसी के साथ भी बॉन्ड बना लेता है।
तो ये कुछ टॉपिक थे आवर्त सारणी से संबंधित। तो अब हम एक बार थोड़ा फास्टली रिवीजन कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था डावे राइनर, इसके बाद पढ़ा था हमने न्यूलैंड्स का अष्टक रूल नियम। तीसरा पढ़ा था हमने मेंडलीव आवर्त सारणी, और फोर्थ में थी आधुनिक आवर्त सारणी, किसकी थी? हेनरी मोज़ले। तो ये थी हमारी आवर्त सारणी से संबंधित कुछ जानकारी। आपको कैसी लगी और कुछ कमी रही हो तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। आपसे हर इसमें कमी निकाल सकते हो, कोई दुख की बात नहीं है। और पर ज़रूर आप कमेंट में बताएं, और यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर भी करते रहें। मोस्ट रूप से यदि आप ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे तो आपको मोटिवेशनल तथा टॉपिक जो भी आप चाहोगे कमेंट में बता देना, उससे संबंधित आपको वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू।